ओके, सो हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना है, जैसे अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं ना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट डिटर्मिनेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं फॉर फॉर इजी एक्सपांशन ऑफ दैट। मतलब कि जैसे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं ना, तो इवैल्यूएशन के लिए वो 3 2x2 वाले डिटरमिनेंट सॉल्व करने पड़ते थे, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। और अगर कई बार वो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स नंबर ना हो के फंक्शन हो तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये चीज, ठीक है। सो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो वो रूल्स आप लिखते जाओ। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है पेज नंबर 109 पे आपको दिख जाएगी। देखा सबको, सबने बुक ओपन किया ना, पेज नंबर 109 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी 1 लिखा है। प्रॉपर्टी 1 लिखा है, ये है प्रॉपर्टी 1। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ध्यान दो। अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट डेल है और उसके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट डेल है। अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, मतलब ट्रांसपोज जैसे हम लेते हैं उस तरह से, तो अगर हम वैसा कर दे तो डिटर्मिनेंट सपोज डेल डैश हो जा रहा है। तो डेल डैश अगर डिटर्मिनेंट है, हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 सेकेंड रो C1 C2 C3 थर्ड रो। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। इसका मतलब डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल डैश होगा। तो यही उसने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है प्रॉपर्टी में, ठीक है। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझ में आ गई कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो विद एग्जांपल। ओके, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, वंशिका वंशिका वरुणी, आप तीनों को क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। हो गया सबका? ओके, ये लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक में एक चीज लिख लो, वो ये है कि एग्जाम्पल 6 आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 6 होमवर्क रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 6 में क्या करना है, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी वैलिडेट करनी है, प्रूफ करनी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाए फिर। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी बुक में पेज नंबर 110 में, 110 बॉटम में दिखेगी। तो प्रॉपर्टी 2, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी 2, ठीक है। इसको समझना क्या है इस प्रॉपर्टी का मतलब। सपोज डेल एक डिटर्मिनेंट है, ये सेम यही वाला है, ठीक है। A1 B1 A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम। सपोज ये डिटर्मिनेंट है, इसको इवैल्यूएट करने के बाद, एक्सपांड करने के बाद, सपोज उसकी वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू आ रही है मान लेते 5, ये वैल्यू आ रही है मान लेते हैं 5, ठीक है। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दे, मान लो हमने इस कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। कौन से कॉलम को इंटरचेंज किया है, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। क्लियर ये चीज? अब जो नया डिटर्मिनेंट है उसको हम डेल डैश कंसीडर करते हैं। तो डेल डैश के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा B1 B2 B3, सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा A1 A2 A3, थर्ड कॉलम एज इट इज C1 C2 C3, यही होगा इस ऑपरेशन के बाद। तो प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट बोल रही कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में इंटरचेंज होता है तो डिटर्मिनेंट का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 थी, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। गुड, करेक्ट, समझ में आ गया। और अगर 2 बार रो या कॉलम में चेंजेस होगा तो क्या होगा,
वही हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो कितने बार चेंजेस हो रहा है रो या कॉलम में, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं रो और कॉलम तो सेम रहेगा डिटर्मिनेंट, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज हो रहा है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर ये चीज? या फिर इसको हम इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि डेल डैश इज इक्वल टू -1 टू द पावर n टाइम्स ऑफ डेल, ये लिख सकते हैं। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इंटरचेंज जितने बार हो रहे हैं। क्लियर ये चीज सबको? ये लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप तीनों को भी क्लियर ना? यस सर। ओके। हो गया, सबने नोट कर लिया? इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल 7 में आपको प्रॉपर्टी 2 वैलिडेट करनी होगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी बुक में, पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे? 112 पे दिख जाएगी। ठीक है, सो प्रॉपर्टी थ्री, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। इसका मतलब समझो, सपोज एक डिटर्मिनेंट डेल है, ठीक है, उसके कोई भी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल है। मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम है A1 A2 A3, सेकेंड कॉलम भी सेम है A1 A2 A3, थर्ड कॉलम है C1 C2 C3। तो एक चीज क्लियर है कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। क्लियर ये चीज? तो इस केस में ये जो डिटर्मिनेंट है डेल, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट्स इट, ये है। अच्छा, क्यों जीरो होगी, कोई बताएगा ऐसा क्यों होगा? हम्म, नहीं, प्रॉपर्टी 2 से कोई प्रूव कर सकता है इसको? देखो मैं बताता हूं, प्रॉपर्टी 2 क्या बोला था, अगर हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहां पर C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज होने के बाद भी वही मिलेगा, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और ये क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, यही होगा। इंटरचेंज करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बना, मान लेते हैं वो क्या है, डेल डैश है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो डेल डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेल हो गई। क्लियर ये चीज? तो डेल डैश, डेल डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो गया, डेल हो गया। क्लियर ये चीज? या फिर इसको, नहीं देखो इसको ठीक से मैंने लिखा नहीं एक्चुअली। हाँ, डेल इज इक्वल टू, हाँ ये सही बोल रहा है। हाँ, ये देखो क्या होगा, ये एक्चुअली इसको इस तरह से लिखना चाहिए। हमने हमने क्या किया, हमने ना उसके C1 और C2 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो एक नया डिटर्मिनेंट बना डेल डैश। ठीक है, ये डेल डैश है, तो डेल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल डैश हो गया। तो डेल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल डैश हो गया। तो ये डेल डैश की वैल्यू है जब हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया।
ठीक है, तो क्लियर है, डेल डैश और डेल दोनों सेम है, तो डेल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये उसी से वेरीफाइड है, प्रॉपर्टी 2 से। क्लियर? इस पे बेस्ड एग्जांपल है, एग्जांपल 8, आप उसको वैलिडेट कर सकते हो, एग्जांपल 8 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये हमने किया प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 देखो आपको दिख जाएगा सेम प्रॉपर्टी में, नीचे प्रॉपर्टी 4 लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अब इसको समझना, यहां पर इसको भी एक एग्जांपल से बता रहा हूं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4, मान लो एक डिटर्मिनेंट डेल है, इसके एलिमेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ठीक है, और सपोज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5। ठीक है, सपोज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रो वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल डैश, और उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2A1 2B1 2C1। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा, A2 B2 C2 A3 B3, और ये क्या हो जाएगा, C3, और डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? या इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को k टाइम्स ऑफ डेल लिखते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डिटर्मिनेंट को, तो ये जो k स्केलर है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यही चेंज है डिटर्मिनेंट में और मैट्राइसेस में। आपको याद होगा मैट्राइसेस में जैसे मैट्रिक्स में 2a अगर हम लिख रहे हैं, तो 2 जो है मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहां अगर डिटर्मिनेंट में 2 डेल लिख रहे हैं, तो जो 2 है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पूरे से नहीं होगा। समझ में आई ना ये प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में डिफरेंस? ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसका मतलब अगर जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट 2 का मल्टीपल है, तो हम फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो डेल डैश इज इक्वल टू 2 अगर कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 हो जाएगा, A2 B2 C2 A3 B3 एंड सो ऑन। क्लियर ये? हाँ, वो तो उसकी वैल्यू है ना वो, ये तो डेल डैश की वैल्यू 5 इंटू 2 10 थी ना, तो ये 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हुआ ये? बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे ना जब क्वेश्चंस, तो ज्यादा बेटर वे में ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका ना वेरिफिकेशन आपको जस्ट प्रॉपर्टी के नीचे दिख जाएगा। अगर आप लास्ट की 2 लाइन 3 लाइन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने बुक में पेज नंबर 112 देख रहे हो, 112 में वेरिफिकेशन वाला पार्ट दिख रहा है, देख लो एक बार, वेरिफिकेशन वाला पार्ट दिख रहा है 112 में बॉटम में। ठीक है, वेरिफिकेशन में डेल एक डिटर्मिनेंट लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एलिमेंट है। अब वो डेल वन जो है उसका फर्स्ट रो k से मल्टीप्लाइड है। क्लियर? जब हम उसका फर्स्ट रो को लेके एक्सपांशन करेंगे, तो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या, k A1 k B1 k C1 है, तो देखो एक्सपांशन में k आ रहा है सबके साथ, k पूरे में से कॉमन निकल गया और वो k टाइम्स ऑफ डेल हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके, तो ये वेरिफिकेशन भी मैं नहीं बता रहा हूं फिलहाल। और उसके जस्ट बाद पेज नंबर 113 अपनी बुक में देखना, यहां पर उसने क्या किया है, वो कॉमन निकाला है फर्स्ट रो में से। सब अपनी बुक में ध्यान से देखो, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अप्लाई करने वाले आज की क्लास में। तो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट में k मल्टीप्लाइड है, तो उसने क्या कर दिया, k को कॉमन ले लिया। क्लियर ये चीज सबको? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं दिया है क्या, प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 5। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज इसमें ना, एक एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9 देखो अपनी बुक में। एग्जाम्पल 9 आपको फर्स्ट रो क्या दिख रहा है, देख के बताओ।
सेकेंड रो 1 3 4, थर्ड रो 17 3 6। क्लियर ये चीज? अब फर्स्ट रो अगर देखोगे तो वो सारे एलिमेंट 6 के मल्टीपल है। 6 into 17, 6 into 3, 6 into 6 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो में से 6 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट रो से 6 कॉमन निकाला तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या हो गई? आइडेंटिकल। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई। और वो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने देखी थी उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर ये चीज? तो इस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने के लिए विदाउट एक्सपांशन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी 5 पे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी ध्यान देना, इस पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, कंफ्यूजन होता है। आप लोग पहले बुक में ही देख लो। सबके पास बुक है ना? वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप तीनों के पास भी बुक है ना सामने? हाँ, तो बुक में ही मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बता रहा हूं। देखो वहां पर लेफ्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है जिसका फर्स्ट रो क्या है? A1 लैम्डा 1, A2 लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। क्लियर? सेकेंड रो B1 B2 B3 है, थर्ड रो C1 C2 C3 है। और राइट साइड पे उसने क्या किया है? फर्स्ट रो को ब्रेक कर दिया है दो अलग डिटर्मिनेंट में। पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के पहले वाले एलिमेंट्स को लेके बनाया और सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को लेके बनाया। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर जो ट्विस्ट है प्रॉपर्टी 5 का, मैं वो यहां पर डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, ध्यान देना। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5, सपोज एक डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट है A1 प्लस अल्फा 1, A2 A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या होंगे वो दो सेपरेट डिटर्मिनेंट्स? बताओ। A1 A2 A3, ये फर्स्ट रो बन जाएगा। सेकेंड रो क्या बनेगा? सॉरी, कॉलम, कॉलम, सेकेंड कॉलम बनेगा B1 B2 B3। थर्ड कॉलम क्या बनेगा? C1 C2 C3। क्लियर ये चीज? फिर प्लस हो जाएगा और यहां पर अब फर्स्ट कॉलम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, B1 B2 B3, और ये क्या बन जाएगा? C1 C2 C3। ये चीज तो क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब ट्विस्ट क्या है यहां समझना। मान लो ये B1 प्लस बीटा 1, B2 प्लस बीटा 2, B3 प्लस बीटा 3 अगर ऐसा होता तो क्या होता? सेकेंड वाले में B1 B2 B3 आता और थर्ड वाले में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 आता। ये गलत है, इसीलिए मैं बोला ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है इसमें? ये सेकेंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होता। बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, इसमें भी प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, ये ऐसा होता। समझ में आया? मतलब अभी हमने फर्स्ट कॉलम को ब्रेक करके दो डिटर्मिनेंट बनाए हैं। अगर आप सेकंड कॉलम को भी ब्रेक करते हो तो इसके फर्दर दो और डिटर्मिनेंट बनेंगे और इसके फर्दर दो और डिटर्मिनेंट बनेंगे, जिसमें सेकंड कॉलम B1 B2 B3 होगी और इसमें सेकंड कॉलम बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 रहेगा। वैसे ही इसमें भी दो बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप लोगों को भी क्लियर? हाँ बोलो। हम्म, ये मैट्रिक्स नहीं है ना, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं हो सकता, समझे? मतलब डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड नहीं हो सकते जैसे मैट्राइसेस ऐड होते थे। डिटर्मिनेंट का एडिशन उनके सिंप्लीफिकेशन के बाद होता है। पहले इवेलुएट करोगे वैल्यू, फिर उसके बाद होगा। क्लियर ये चीज? ओके, सो ये प्रॉपर्टी 3 थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन जो है ना बुक में दिया है, आप लोग एक बार उसको ट्राई कर लेना, देख लेना। और उसके एग्जाम्पल 10 देख लेना। एग्जाम्पल 10 जल्दी से देखो एक बार अपनी बुक में। एग्जाम्पल 10 दिख रहा है? ओपन करो फास्ट। उसमें आपको शो करना ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो देखो R2 को दो पार्ट में स्प्लिट किया है। R2 को, जिसमें फर्स्ट केस में वो ABC लिया R2 के एलिमेंट्स और सेकंड केस में 2x 2y 2z लिया है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट बना ABC ABC, दो रोज आइडेंटिकल हो गए, 0 हो गया। सेकंड वाले केस में R2 में से 2 कॉमन निकला एंड अगेन R2 एंड R3 आइडेंटिकल, तो पूरा 0 हो गया। क्लियर ये चीज? ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
दैट इज, अच्छा और भी कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, दैट इज एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 आप लोग एक बार ट्राई करना, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी मिस हुई क्या, एक और आनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6 कौन से पेज पे, अच्छा मिस हो गया मुझसे, 114 पे, 114 हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी 6, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, प्रॉपर्टी 6, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 6 में क्या बोल रहा है, अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है डेल, जिसके की एलिमेंट है a1 a2 a3, कॉलम वाइज बोल रहा हूं, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम से ऐड कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ एनी कांस्टेंट k, और ये प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं R2 में, रो टू में मेरा ऑपरेशन है कि मैं R2 में लैम्डा टाइम्स ऑफ R3 ऐड कर रहा हूं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट डेल जो है उसके एलिमेंट क्या होंगे, R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, रो वन में कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है, किसमें, तो रो वन एज इट इज होगा, A1 B1 C1 उसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। रो टू में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो रो टू में क्या हो रहा है, रो टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ रो 3 ऐड हो जाएगा, तो रो टू के एलिमेंट अब क्या बन जाएंगे, A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A3, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, B2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B3, नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, C2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C3, क्लियर ये चीज। और रो 3 एज इट इज रहेगा, A3 B3 एंड C3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड होगी, जैसे अगर पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ रही थी, तो अभी भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये जो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, ये डाउट आया होगा जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड क्यों है, तो चलो उसको भी वैलिडेट करते हैं। अब देखो इसके जस्ट पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को हम दो अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें जो पहला डिटर्मिनेंट बनेगा उसके एलिमेंट क्या होंगे, A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड कॉलम क्या बनेगा, B1 B2 B3 ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम C1 C2 C3 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो कि एक्चुअली क्या है, डेल है, इनिशियल जो डिटर्मिनेंट है वो है। और जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसके एलिमेंट क्या होंगे, A1 लैम्डा A3 A3, B1 लैम्डा B3 B3, C1 लैम्डा C3 एंड C3, और जब हम R2 से रो 2 से लैम्डा निकालेंगे तो रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा, एक्चुअली वो डेल के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं सबको, ये वेरिफिकेशन इसका। वंशिका वरुणी कंफर्म कर दो आप तीनों भी, यस यस। ओके ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई, टोटल 6 प्रॉपर्टी, जल्दी से एक बार शॉर्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, जल्दी बताओ, ट्रांसपोज लेंगे तो भी डिटर्मिनेंट अनचेंज होगा, क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, रो और कॉलम इंटरचेंज होगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम चेंजेस है तो साइन अनचेंज रहेगा, ऑड टाइम से तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी बताओ देख के, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ, हाँ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है डिटरमिनेंट, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, या किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से कांस्टेंट कॉमन निकल सकता है। नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ, हाँ दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। एक और चीज है जो मैंने अभी यहाँ लिखा ही नहीं है लेकिन याद रहनी चाहिए, वो ये कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है ना, तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, उस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करोगे तो वो जीरो होगा, क्लियर ये चीज। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर बताना कौन से पेज पे, एक्सरसाइज 119, अच्छा 119, ठीक है 119। तो 119 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर
1 से लेके 7 तक के लिए एक ही स्टेटमेंट है, क्या लिखा है पढ़ो। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपांडिंग। क्लियर। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, लगभग हर बार आए हुए हैं, ठीक है, 4 मार्क्स में। ओके, सो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटर्मिनेंट गिवन है। फर्स्ट कॉलम है x y एंड z, सेकंड कॉलम है a b एंड c, थर्ड कॉलम है x प्लस a एंड देन y प्लस b एंड देन z प्लस c, ओके, इज इक्वल टू 0 करना है। तो देखो सबसे पहले वे ऑफ राइटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैंने पिछले बार टेस्ट पेपर देखा था, तुम लोग ठीक से लिखते नहीं हो। एलएचएस आरएचएस करके लिखना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चन लिखने के बाद एलएचएस लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से डिटर्मिनेंट एज इट इज कॉपी कर दोगे, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, फिर उसके बाद जेड प्लस सी। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी 5, बाय प्रॉपर्टी 5। इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का कॉलम एक्स वाई जेड ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, सेकेंड प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट का कॉलम एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी, ऐसा ही हो जाएगा। अब उसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी 3, बाय प्रॉपर्टी 3, बाय प्रॉपर्टी 3, वो जो भी है शॉर्ट में लिख देना। सिंस टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 दैट इज ओवरऑल इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज सबको, दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वंशिका, वंशिका, वरुणी, आप तीनों का हो गया? यस, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में अगेन आपको प्रूफ करना है, तो मैं यहां पर सीधा स्टार्ट करता हूं एलएचएस से। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर एक डिटर्मिनेंट है जिसके की एलिमेंट है a माइनस बी, कॉलम वाइज लिख रहा हूं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम है b माइनस सी, फिर उसके बाद है c माइनस a, फिर उसके बाद है a माइनस b, फिर उसके थर्ड कॉलम है c माइनस a, फिर उसके बाद आ रहा है a माइनस बी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है b माइनस सी आ रहा है, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझना, किसके किसके स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है, तुम्हारे स्कूल में हो गया है, अच्छा, और किसी के स्कूल में, वंशिका, वंशिका, वरुणी, तुम लोगों के में? सर हमारे स्कूल में क्या बोल रहे, हुआ है क्या? यस सर। अच्छा, हो गया है, ठीक है। जिनके में हो गया थोड़ा बहुत उनको हिंट आ गया होगा, जिनके में नहीं हुआ है ना, उनको मैं एकदम ब्लैंक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे और बोल रहा है कि प्रूफ करना है 0 है, 0 प्रूफ करना है, तो देखो 0 कब आता है, जब सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 हो तब आता है, या रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तब आता है। आइडेंटिकल नहीं दिख रहे लेकिन एक सिमेट्री आपको दिखेगी। सिमेट्री क्या दिख रही, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, दिख रहा है। अगर ये कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दूं और कॉलम 3 को भी ऐड कर दूं तो क्या होगा, सारे टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, ए और ये ए कट जाएगा, ये बी और ये बी कट जाएगा, ये सी और ये सी कट जाएगा, समझ में, तो वो 0 हो जाएगा। वैसे यहां पर भी सारे एलिमेंट ऐड होंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यहां पर भी वही चीज होगा। तो जो प्रॉपर्टी 6 थी वो क्या बोलती थी, हम किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ एनी कांस्टेंट के। तो यहां पर अगर मैं चाहूं C1 में मैं मल्टीप्लाई कर, मैं C1 में C2 को ऐड कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग नथिंग 1, ठीक है, और साथ में C3 को भी ऐड कर सकता हूं। मतलब उसमें किसी भी एक रो को बोला था, हम एक से ज्यादा रो या कॉलम को भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। 2 स्टेप में करोगे इससे बेटर एक ही स्टेप में कर दो ये चीज, ठीक है। तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक और चीज ध्यान देना, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहां स्पेसिफाई करते हैं किस में अप्लाई हो रहा है। तो जिसमें अप्लाई हो रहा है सिर्फ वही रो या कॉलम चेंज होगी, बाकी को चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट रो में चेंज होगा, फर्स्ट रो के अब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए,
फर्स्ट कॉलम सॉरी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों एज इट इज, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, एंड दिस विल बी सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर ये सारा का सारा कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0 0 0 बन जाएगा, एलएचएस फर्स्ट कॉलम हो गया 0 0 0, एंड दिस इज बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, दिस इज सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, सबको क्लियर ना ये चीज? हटा दो इसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको नंबर के फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट एक्सपांड नहीं करना है। क्वेश्चन में ऊपर ही बोल दिया एक्सपांड नहीं करना है, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो एलएचएस में आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, फर्स्ट कॉलम है 2 3 5, सेकेंड कॉलम है 7 8 9, थर्ड कॉलम है 65 60 नहीं 75, एंड दिस इज 86। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। फर्स्ट कॉलम से तो नहीं, सेकंड कॉलम से तो नहीं, थर्ड कॉलम से भी शायद नहीं निकल सकता, किसी भी रो से भी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब किसी भी दो रो या कॉलम को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कोई तीसरा रो के आइडेंटिकल हो रहा है क्या, या कॉलम के नहीं हो रहा है? जैसे कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे 11 होगा, इन दोनों को ऐड करोगे 14 होगा, इसके आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। सब्सट्रैक्शन में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने पे हो रहा है क्या, R1 माइनस R2 पे? हाँ, C1, अच्छा C3 में 9C2 करेंगे। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। या यहां पर इस तरह से समझो, सही बोल रहा हूं। देखो जैसे ही 7 है, 7 9 कितना होता है, 7 9 63 होता है, 7 9 हो गया 63। ठीक है, और 65 माइनस 63 कितना आएगा, 2। वैसे ही 8 9 कितना होता है, 72। 73 माइनस 72 क्या आ जाएगा, 3। वैसे 9 9 कितना होता है, 81। तो 86 माइनस 81 क्या होता है, 5। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 9 81 होगा। तो 85 माइनस 81 डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5। तो ये चीजें हमको सोचनी पड़ेगी थोड़ा, नंबर्स के फॉर्म में अगर आता है तो। एबीसी के फॉर्म में आएगा तो आपको सिमेट्री कहीं ना कहीं दिख जाएगी। क्लियर ये चीज? तो यहाँ ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है C3 में, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, C3 में माइनस कर रहे हैं 9 टाइम्स ऑफ C2। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, सो सो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम 2 3 5, सेकेंड कॉलम रिमेन सेम 7 8 9, एंड थर्ड कॉलम विल बिकम 65 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 7, 75 minus 9 times of 8, and 86 minus 9 times of 9। ठीक है, सो फर्दर ये पूरा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 3 5, सेकेंड कॉलम 7 8 9, एंड थर्ड कॉलम 2 3 5। फिर हम लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, hence determinant is equal to 0, that's it। clear? oh sorry, C3, C1 and C3 are identical। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
ठीक है, तुम लोग का भी हो गया, वंशिका वंशिका वरुणी क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल से ना 2-3 क्लास लग जाएंगे शायद इसमें, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करेंगे, इसके इमीडिएटली बाद आरडी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे ऐसे वाले, कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे ऐसे वाले आरडी में। और 50 में से 30 तो ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसमें मार्क रहता है ना आरडी में 2010 2014, तो वो मार्किंग आपको मिल जाएगी 30 क्वेश्चंस में एटलीस्ट, सॉल्व अनसॉल्व मिला के। B plus C and this is B, C plus A and this is C, A plus B। ठीक है, तो LHS लेके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो सबसे पहले बताओ क्या करें? सोचना पड़ेगा, एकदम हड़बड़ी में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, पहले सोचो और अपने दिमाग में उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखो, अच्छा ये करूंगा तो अगला स्टेप क्या होगा, ऐसा सोचो पहले एक रफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट ओपन कर दे तो ए बी ए सी बन जाएगा, यहाँ बी सी ए बी बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल होगा क्या? नहीं आ रहा आइडेंटिकल। फिर वो एक प्रॉपर्टी जिसमें दो अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक होते हैं, वो लग सकती है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो लगाने से कुछ फायदा होगा क्या? सोचो, नहीं होगा कोई फायदा। तो वो आइडेंटिटी सबसे कम अप्लाई करना, वो जो दो पार्ट में ब्रेक होती है ना वाली आइडेंटिटी, वो बहुत ही रेयरली अप्लाई होती है, क्योंकि उससे और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक डिटरमिनेंट दो बन जाता है तो और डिफिकल्ट हो जाता है, उससे छोटा नहीं होता। ठीक है, तो और क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट तो ओपन कर ही देता हूं। हाँ, पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन कर ही देता हूं, फिर उसके बाद देखते बी सी सी ए बी, फिर उसके बाद ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, फिर ये हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। ठीक है, हाँ। अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दो, अगर मैं C3 में C2 को ऐड कर दूं, C3 में अगर ऑपरेशन परफॉर्म करूं C3 प्लस C2, तो C3 क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो C3 के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, सारे सेम होंगे तो वो पूरा कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना, और पूरा कॉमन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? 1 1 1 हो जाएगा। समझ में है? तो C1 और C3 आइडेंटिकल और सारे जीरो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होती इस तरह का जो मेथड है। ठीक है, सानिया समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना? ठीक है। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम बी सी सी ए बी, थर्ड कॉलम हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और उसके बाद ये वाला चीज कॉलम, ये वाला चीज कॉलम 3 से कॉमन निकलेगा, C3 से कॉमन ले रहे हैं हम लोग, C3 से कॉमन। ठीक है, सो सो यहां पर बाहर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अब फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकेंड कॉलम बी सी सी ए बी, एंड थर्ड कॉलम अगेन 1 1 1। So C1 and C3 identical, so it is this into 0, that is equal to 0. That's it. Clear? तुम लोगों को भी समझ में आ गया ना? वंशिका वंशिका वरुणी? यस सर। ओके, वंशिका ऋषिकर क्लियर ना? वरुणी क्लियर ना तो ये? सेकंड वाला हाँ, एक बार बोलना, सर, क्या बोल रहे? लास्ट सेकंड वाले में बताना। लास्ट सेकंड ये वाला स्टेप, ये तो वाला पूछ, उसके नीचे वाला ये वाला जीरो स्टेप। से इंटू की। हाँ, ये देखो क्या किया है यहाँ पर ना, ये वाला C3 में से ये टर्म सेम है तो कॉमन निकाला, तो 1 1 1 बच जाएगा C3 में, कॉलम 3 में ये पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, डिटरमिनेंट के
तो कॉलम 3 1 1 1 बन गया। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो होता है, इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा। सो जीरो इंटू एनीथिंग दैट इज जीरो। ओके, yes, देखो रूल्स एकदम क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ पे कुछ अलग है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। क्या अलग है? आरएचएस जीरो नहीं है, कुछ और है अदर देन जीरो। तो यहां पर आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस में हमारे पास एलिमेंट कॉलम वाइज बी प्लस सी प्लस ए, दिस इज ए प्लस बी। सेकेंड कॉलम है क्यू प्लस आर प्लस पी एंड देन पी प्लस क्यू। थर्ड कॉलम है y प्लस z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अच्छा, हम्म, और कुछ? क्या ऑपरेशन पर क्या माइनस करके? मेरे पास एक तरीका मेरे को समझ में आ रहा है इसमें, लेकिन ना वो थोड़ा सा लंबा दिख रहा है मुझे। करें वैसे ही कर लेते हैं, चलो। ठीक है, जो मुझे मेथड समझ, देखो मैंने जैसे सिमेट्री देखी ना, तो कॉलम वाइज कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे कि ना यहाँ यहाँ अगर फर्स्ट कॉलम देखोगे ना तो एबीसी है, सेकंड कॉलम पी क्यू आर है, थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड है। तो कोई भी कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, फिर उसके दूसरी चीज मैंने देखी, जो प्रूफ करना है ना उसमें फर्स्ट कॉलम में एबीसी आना चाहिए, सेकंड में पी क्यू आर। ये तो रो ऑपरेशन भी अगर हम परफॉर्म करें ना, तो जैसे अगर इन दोनों रोज को सब्सट्रैक्ट कर देते मान लेते हैं, तो सी कटेगा लेकिन बी और ए बच जाएगा। इसमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करे तो वैसे ही होगा, तो एज सच उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक जो मुझे सिमेट्री दिखी वो ये है कि अगर हम रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करते हैं तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? ए 2a, बी 2b, सी क्या हो जाएगा? 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा। वही चीज यहां पर भी होगी, 2p प्लस 2q प्लस 2r बनेगा। वही चीज यहां पर भी होगी, 2x 2y 2z बनेगा। बट वो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन वही मेथड मुझे समझ में आ रहा है। और इस मेथड को अप्लाई करने पे आपको एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एलएचएस सॉल्व करके निकालेंगे, आरएचएस भी सॉल्व करके निकालेंगे, सेम आना चाहिए। तो चलो वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम किस में अप्लाई कर रहे हैं? R1 में कर देते हैं। R1 पे, R1 पे परफॉर्म होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक कॉमन सी चीज है, छोटी सी चीज है, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल बनाएगी वो चीज। वो ये है कि ना, जब आप ऐसा रो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, तो दूसरी वाली वर्टिकल लाइन मत बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि वो लंबा जा सकता है, वो समझ रहे हो ना? फिर बना दोगे काटोगे, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। फिर उसके बाद ये क्या बनेगा? 2p प्लस 2q प्लस 2r। फिर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। समझ गए? ये हो गया। फिर उसके बाद सिमिलरली सेकेंड और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं। सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। यहां पर क्या बनेगा? पी प्लस, नहीं एक मिनट यार, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, चलो बनाते जाओ। इसके बाद ना सेकंड ऑपरेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या करना है। आप लोग भी वो चीज अपने दिमाग में कैलकुलेट करते जाओ कि सेकंड ऑपरेशन और क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व किए बिना भी हम इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं। यहां तक हो गया सबका? हम्म। अब फर्स्ट रो से क्या कॉमन निकलेगा?
2 कॉमन निकलेगा। तो अब ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स फर्स्ट रो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, p प्लस q प्लस r एंड x प्लस y प्लस z, ये बन जाएगा। सेकेंड रो एज इट इज c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं, वही करने का मैं सोच रहा था। हाँ वही मैं सोच रहा था, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, अब हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि R1 में इसको माइनस कर देते हैं R2 को, तो R1 में R2 माइनस होगा तो C और A कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा B। वो B जो बचा ना उसको बाद में हम इसमें माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर A, और वो A जो बचेगा उसको इसमें माइनस कर देंगे बाद में, तो क्या बच जाएगा C। सब में से सिंगल टर्म बन जाएगी। ठीक है, लेकिन सारे ऑपरेशन एक साथ मत करना, एक एक करके करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे R1 में, R1 में, तो R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, R1 में अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस इसको कर रहे थे ना, हाँ, R1 माइनस R2, R1 में अप्लाई हो रहा है R1 माइनस R2। ठीक है, तो अब आपके एलिमेंट क्या बन रहे हैं, फर्स्ट रो क्या बन रहा है B, फिर उसके बाद Q, फिर उसके बाद Y। सेकेंड रो क्या बन रहा है, सेकेंड रो तो सेम है, C प्लस A and this is R plus P and this is Z plus X. Okay. Third row as it is A plus B, P plus Q and this is X plus Y. Okay. अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हाँ R3 में कर रहे हैं ना, R3 में कर रहे हैं R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो अब आपका रो 3 चेंज होगा B Q Y, और R3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा A P X। ठीक है, A P X। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट किस में अप्लाई होगा, हाँ R2 माइनस R3, R2 में अप्लाई होगा R2 माइनस R3। ठीक है, सो अब आपका रो 2 हो जाएगा, अब B Q Y ये हो जाएगा CR Z A P X। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं हुआ ना, बाहर में 2 चल रहा है ना, बाहर में 2 मैं मिस कर गया था, बाहर में 2 है। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं हुआ ना, अभी क्या बच गया इसमें करने के लिए, हाँ अब इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम्स को। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, मतलब किसको, R2 और R3 को इंटरचेंज करोगे, फिर उसके बाद R1 और R2 को इंटरचेंज करोगे, तो 2 बार इंटरचेंज होगा तो 2 बार माइनस आ जाएगा, तो वो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्रूफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ APX BQY CRZ, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको, Yes. ओके ओके। वंशिका, शिवहरे, वरुणी, आप दोनों को भी क्लियर ना, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब तुम लोग। मेरे ख्याल से सेवेंथ इजीली बना लोगे, सेवेंथ क्वेश्चन इजीली बना लोगे, सेवेंथ एक बार बनाओ।
बन रहा है? क्या कर रहे हो? पहला स्टेप में क्या कर रहे हो? फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन निकल जाएगा, सेकेंड कॉलम में से बी कॉमन निकलेगा, और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो करो, यहां तक सॉल्व करो। फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी कॉमन निकालो। फिर उसके बाद बाहर में क्या बच जाएगा? ए बी सी बच जाएगा। ठीक है, हाँ। फर्स्ट कॉलम में से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी निकल गया। फिर उसके बाद क्या है? क्या बचा है? अब क्या करोगे बताओ सेकंड स्टेप में? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और देखो, अच्छे ध्यान से देखो। एक मिनट ना। ये देखो यहां पर, ये माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ये था। फिर उसके बाद ये बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी था। यहाँ सी ए सी बी, और ये क्या था? माइनस सी स्क्वायर था। ठीक है, आपने फर्स्ट कॉलम में से ए निकाला, सेकंड से बी निकाला, थर्ड से सी निकाला। तो फर्स्ट कॉलम अब क्या बच गया? माइनस ए बी सी। सेकंड कॉलम क्या बच गया? ए बी सी। थर्ड कॉलम क्या बच गया? ए बी माइनस सी। यही बचा। अब फर्स्ट रो से ए निकाल लो। निकल सकता है ना? वही बोल रहा हूं ना। अब फर्स्ट रो से ए निकाल लो। हाँ, या पहले रो से निकाल लो या पहले कॉलम से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। दोनों से एक एक करके निकाल लो। ठीक है, अब फर्स्ट रो से ए निकालोगे तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, वन वन एंड माइनस वन। समझ में आया? मतलब कॉलम से एक ए निकल रहा है और रो से भी एक ए कॉमन निकल रहा है, तो इसलिए दो बार ए निकल रहा है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस्ट तो क्लियर हुआ कि नहीं? ये डाउट है कुछ? क्लियर ना? फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? हाँ, प्रॉपर्टी फोर 6 क्या है? मल्टीप्लाई। इसके बाद देखो, एक छोटा सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। R2 में अप्लाई कर देते हैं, R1 में कर देते हैं। R1 में R1 प्लस R2 अप्लाई करो, और क्या बन जाएगा? रो वन बताओ। फर्स्ट एलिमेंट होगा जीरो जीरो, फिर वन, जीरो जीरो, फिर टू हो जाएगा ना। फिर क्या आ जाएगा? वन माइनस वन वन, फिर आ जाएगा वन वन एंड माइनस वन। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, एक्सपांड कर दो फर्स्ट रो को लेके। लास्ट में एक्सपांशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो को लेके एक्सपांड कर दो। तो क्या आ जाएगा यहां पर? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज था, और ये टू टाइम्स, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वन माइनस ऑफ माइनस वन मतलब प्लस वन, टू टू क्या हो जाएगा? फोर। ए फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया प्रूफ। हाँ, लेकिन एक में तो एक्सपांड करना ही पड़ेगा ना। मतलब क्या है, बिना एक्सपांशन करे करना है, लेकिन क्या होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना के एक्सपांड करना है, मतलब ये है। अब बिना एक्सपांशन किए तो ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ जीरो आ सकता है बिना एक्सपांशन के प्रॉपर्टी से। क्लियर ये चीज? एक्सपांशन करना है, लेकिन लास्ट में करना है जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अचीव कर लो किसी भी रो या कॉलम में। क्लियर ये? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 9 10, इन सब में ऐसे ही करना है आपको। एक्सपांशन करना है, लेकिन आपको जीरोस फॉर्म करने हैं।
अभी हमने 7th बनाया था ना। एक्चुअली 8 और 9, 8 एक जैसा, 9 एक जैसा, और ये सब बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है 8 और 9। बताओ, हिंट करूं, सॉल्व करोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो मैं होमवर्क दे देता हूं, जो मैंने होमवर्क दिया ना, अदर देन दैट आप लोग कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व कर लो। एग्जांपल्स बता रहा हूं, 10 कर लेना। 10 तो दे दिया था ना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 दे दिया था क्या? एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 इजीली कर लोगे। 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15। 15 बहुत बार आया हुआ एग्जाम्पल है ना, उसको अच्छे से करना। 16 छोड़ देना, उसको मैं कराऊंगा क्लास में। एग्जाम्पल 15 तक कर लेना, ठीक है। और बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बताए पहले, वो भी होमवर्क कर लेना, ठीक है। कुछ डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को भी। वंशिका, वरुणी, कोई डाउट या क्लियर है सब?